देखिए, ये बात तो पूरी दुनिया मानती है कि इस वक्त भारत का कोई जोड़ नहीं है और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का कोई तोड़ नहीं। लेकिन आप यह भी समझिए कि जो देश जितना ताकतवर होता चला जाता है ना, उस देश के नेता के दुश्मन भी उतने ही पैदा होते जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया की असली सच्चाई यह है कि वो नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता को बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि इन्हें एक ऐसा देश चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो बड़े बड़े देशों के सामने झुक कर रहे, पाकिस्तान की तरह कटोरा लिए खड़ा रहे, चापलूसी करने को तैयार। यही तो पाकिस्तान करता है। तो जो सालों से ऐसे देश रहे हैं जो भाई इकोनॉमी में नंबर 1, इस तरह से विकास हो रहा है, तो उनको लगता है कि भाई सबको ऐसे ही मेरे सामने लाइन में रहना चाहिए। लेकिन यहां तो भारत को नरेंद्र मोदी मिल गए जो दूसरों को नाक रगड़वा देते हैं, तो ऐसे नेता के हजार दुश्मन बनते हैं। आज कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिनसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे ही दुश्मनों की फौज खड़ी हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए विदेश से साजिश हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी की जान को खतरा और बढ़ गया है? ये बातें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि आप देखिए, मोदी कह रहे हैं कि शिप से लेकर फाइटर जेट तक सब भारत में बनेगा। तो भाई विदेशी आर्म्स लॉबी की दुकान खतरे में, वो कह रहे हैं हम क्या करें, फिर हम संतरा बेचें। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, उससे दुनिया नए भारत की ताकत से खौफ खाई हुई। रूस यूक्रेन युद्ध में भी जब पूरी दुनिया को अमेरिका या रूस में से एक को चुनना पड़ा, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हेलो बॉस, मेरी डील दो, हमारी डील दोनों से चलेगी, तुम हमको मत बताओ हमको क्या करना है। अमेरिका ने लाख कोशिश कर ली, मोदी को ना झुका पाए। अब ऐसे ताकतवर और मजबूत नेता के दुश्मन कैसे चैन से बैठेंगे? अभी हाल में ट्रंप को लगा था कि भाई टैरिफ लगा दूंगा, जो है नरेंद्र मोदी या भारत जो है वो लाइन पर आ जाएंगे। यहां उल्टा हो गया हिसाब, भारत की इकोनॉमी और बूस्ट हो गई। अब इन लोगों को छटपटाहट होती है, अरे यार क्या करें कि भारत कंट्रोल में आए, हाथ में नहीं आ रहा है। और इसलिए आज आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भयंकर साजिश के ऐसे कौन से सबूत बीजेपी ने दिखा दिए भाई कि जिससे कांग्रेस भड़क गई। कुर्सी से हटाने से लेकर दुनिया से मिटाने तक पीएम मोदी के खिलाफ पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, फर्जी हिंदू नाम और पाकिस्तान से काम, नई टूल किट में क्या क्या खुलासे हुए, क्या बवाल मच गया है, सब कुछ दिखाऊंगा विस्तार से। पहले एक झलक देखिए। अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है। और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? अभी तो ऑटो में बैठ के भी जा सकते हैं, स्कूटी लायक भी नहीं रहेंगे। त्या संस्थांमध्ये एक होती सीआयए आणि त्या सीआयएच्या संस्थेबरोबर दुसरी संस्था होती महत्वाची, म्हणजे मोसाद। सीआईए या मोसाद ये भारतीय जनता पार्टी को जिताती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जिताती है जनता। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कहने पर इस प्रकार का षड्यंत्र विदेश में बैठकर लोग कर रहे हैं। ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भयंकर साजिश को लेकर बीजेपी ने आज कुछ ऐसे खुलासे किए जिस पर बवाल मच गया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच गजब घमासान शुरू हो गया। बीजेपी के खुलासों और आरोपों पर कांग्रेस भड़क गई। आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कांग्रेस पर 4 गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप लगाया कि राहुल गांधी कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम विदेशी मदद से सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी और देश को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। दूसरा आरोप, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया से बैठे बैठे पीएम मोदी और देश के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, देश की संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है। तीसरा आरोप, पाकिस्तान में बैठे लोगों ने फर्जी हिंदू नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर पीएम मोदी और देश के खिलाफ एजेंडा चलाया। चौथा आरोप, पीएम मोदी को बदनाम करने के साथ साथ राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए विदेश से फर्जी नैरेटिव चलाए जा रहे हैं।
राहुल गांधी, कांग्रेस और वामपंथी इकोसिस्टम के आदेश पर 3 प्रमुख नैरेटिव सेट किए गए। पहला वोट चोरी, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश और तीसरा है संघ और पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक। ये सारे आरोप बीजेपी लगा रही है और बीजेपी ने यह गंभीर आरोप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर, यानी जो अब एक्स है, उस पर कांग्रेस समर्थकों की लोकेशन के आधार पर लगाया। दरअसल ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर आया है जिससे आप यह जान सकते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट कहां से चल रहा है, कहां से ऑपरेट हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। इसी आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस समर्थकों के कुछ अकाउंट्स दिखाए जिनका अकाउंट लोकेशन यूरोप, थाईलैंड, पाकिस्तान दिख रहा था और इन सोशल मीडिया अकाउंट से पीएम मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा था। इसी आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर विदेशी साजिश का आरोप लगा दिया, लेकिन जवाब में कांग्रेस ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि इन आरोपों में कोई दम ही नहीं है, ये आरोप ध्यान भटकाने के लिए लगाए गए। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता क्या कह रहे हैं। यह अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है। आप देख सकते हैं, इन्होंने ये वीडियो डाला है और यूरोप से ये पूरी वीडियो, और वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को एक डिमीन करने का काम करती है, उसे नीचे दिखाने का काम करती है, यह किया गया है। दूसरा आप देखिए, डॉक्टर कालिका सिंगापुर बेस्ड है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कहने पर इस प्रकार का षड्यंत्र विदेश में बैठकर लोग कर रहे हैं। दिया शर्मा पाकिस्तान से, आप ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। और किस प्रकार से, ये भी एक वीडियो था जो 2 मिनट में मोदी जी के खिलाफ, भारत के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और भारतीयों के खिलाफ यह महिला बोल रही है, और पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट है, पाकिस्तान बेस्ड अकाउंट। ठीक उसी प्रकार दीक्षा शर्मा, पाकिस्तान, नाम दीक्षा शर्मा नहीं होगा, कोई पाकिस्तानी ही होगा, मगर नाम बनाया गया है दीक्षा शर्मा। कौन बनाया होगा? ये लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम नहीं बनाया होगा। थोड़ी तो मूर्खता कम दिखाइए, मूर्खता के मुद्दे तो मत बनाइए, ध्यान भटकाने के लिए भी मुद्दा तो ढंग का लेकर आइए। तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक्स से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। यानी बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह सब गंभीर साजिश का हिस्सा है, कांग्रेस कह रही है यह टेक्निकल ग्लिच का हिस्सा है। बीजेपी का आरोप है कि एक्स सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस समर्थित इकोसिस्टम है, जिसमें कई इन्फ्लुएंसर भी शामिल हैं, उनके अकाउंट विदेश से चल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के नाम भी लिए। संबित पात्रा ने कहा कि ऑल्ट न्यूज यूएस बेस्ड है, द कारवां इंडिया का अकाउंट अमेरिका से जुड़ा है, निधि सिंह राठौर का अकाउंट वेस्ट एशिया बेस्ड है और कुछ अकाउंट पाकिस्तान और बांग्लादेश बेस्ड है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया विदेशों से बैठे बैठे सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को बदनाम करने और राहुल गांधी की इमेज को चमकाने का एजेंडा चलाने का। विदेशों से राहुल गांधी को पीएम बनाने वाले पोस्ट होते हैं, यह उन्होंने आरोप लगाया। सुनिए संबित पात्रा क्या और आरोप लगा रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कांग्रेस और क्या सबूत दे रही है। आरुषि राजपूत है सऊदी अरबिया से, ये देखिए राहुल गांधी जी को प्रमोट कर रही हैं। राहुल गांधी पीएम बने, उसके लिए सिंगापुर से भरसक कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। वोटर हम राहुल के साथ कहां से? ये वेस्ट एशिया से है, यहां पर तो कोई है नहीं साथ में, तो वेस्ट एशिया से ही ढूंढा है साथ। वेस्ट एशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, बांग्लादेश, यहां से लोग साथ दे रहे हैं राहुल गांधी का। बीजेपी सबूतों के साथ आरोप लगा रही है, कांग्रेस सबूतों के आधार को ही गलत बता रही है। इस सियासी लड़ाई में बीजेपी यह भी दावा कर देती है कि खुद कांग्रेस और उनके नेताओं के ट्विटर वाले सोशल मीडिया अकाउंट विदेशों से चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के ट्विटर अकाउंट लोकेशन भारत में है। सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं और कांग्रेस इसका जवाब क्या दे रही है। आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक्स का अकाउंट है। उस लोकेशन का नाम आप नीचे देखिएगा तो भारत मां का नाम आता है इंडिया।
आदरणीय पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया है। तीसरा अकाउंट जो मुझे दिया गया है वो हिमाचल कांग्रेस का है, कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप। अकाउंट बेस्ड इन इंडिया है मगर कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप है। बीजेपी को क्या चवन्नी बराबर भी अकल नहीं रह गई है अब? और अगर मैं उन्हीं की बात पर यकीन करूं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं, बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? जो 40 रुपए पर पेट्रोल कराने वाले श्री श्री उनके इतने बड़े समर्थक हैं, उनका अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहा है? उनके तमाम फर्जी समर्थक जो लोग हैं, उनके किसी के अकाउंट साउथ अफ्रीका से चल रहे हैं, कोई साउथ अमेरिका से चल रहे हैं। मोदी जी की अपने साथ डीपी पर लगाने वाले लोगों के अकाउंट मलेशिया से चल रहे हैं। और तो और राष्ट्र मित्र मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये लोग राष्ट्रद्रोह क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे सकती है? महामूर्खता की दलीलें, मुद्दों से भटकाने का प्रयास है ये। यानी बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस बात को कैसे झुठला सकती है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो विदेश जाकर देश की संस्थाओं को बदनाम करते हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राहुल गांधी पर आरोप लगे कि वो दूसरे देशों से भारत में दखल के लिए कह चुके हैं। यह बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि राहुल गांधी विदेश जाकर यह दुष्प्रचार भी कराए कि भारत में तो सिखों को गुरुद्वारे में जाने, कड़ा और पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है। क्या यह भी इत्तेफाक है कि नेपाल में जिंजी क्रांति के बाद राहुल गांधी अचानक से जिंजी रटने लगे? और आप राहुल गांधी और पीएम मोदी की अप्रोच का फर्क देखिए। एक तरफ राहुल गांधी जिंजी को उकसाने वाले बयान देते हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी जिंजी को प्रेरित करते हैं, उनके अच्छे काम की तारीफ करते हैं। पीएम मोदी ने तो देश के युवाओं के लिए अवसरों के दरवाजे खोल दिए। स्पेस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, स्टार्टअप, अगर आप में टैलेंट है तो नरेंद्र मोदी मौका देने के लिए बैठे। पीएम मोदी कह चुके हैं कि चिप से लेकर शिप तक सब भारत में बनेगा। यह कौन बनाएगा? जेनजी ने बनाएगा। आज ही पीएम मोदी ने भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को दुनिया के सामने रखा। रॉकेट को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरस्पेस ने बनाया है। पीएम ने रॉकेट के अलावा कंपनी के नए इंफिनिटी कैंपस का भी इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के जेनजी को लेकर क्या कहा है, सुनना चाहिए आपको एक बार। आज ये जेनजी इंजीनियर्स, जेनजी डिजाइनर्स, जेनजी कोडर्स और जेनजी साइंटिस्ट नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। प्रोपल्सन सिस्टम हो, कंपोजिट मटेरियल्स हो, रॉकेट स्टेजेज हो, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हो, भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। यानी नरेंद्र मोदी यह बता रहे हैं कि जेनजी को सड़क पर आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। जेनजी को इस देश को और आगे ले जाने के लिए जो मौके मिल रहे हैं उसमें भागीदारी कर देश के विकास में हिस्सा लेने की जरूरत है। इधर सोशल मीडिया पर साजिश को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भिड़ गए, उधर आज नया कांड भी हो गया। चुनाव में राहुल गांधी की बैक टू बैक हार पर आज एक नई थ्योरी सामने आई और इस थ्योरी को सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस थ्योरी में ना तो वोट चोरी है, ना ईवीएम हैकिंग है, ना चुनाव आयोग है। इस थ्योरी में विदेशी हाथ है, अमेरिका है, इजराइल है। दरअसल कांग्रेस के एक पूर्व राज्यसभा सांसद हैं कुमार केतकर। उन्होंने यह कहकर सनसनी मचा दी
कि साल 2014 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की एजेंसी मोसाद ने कांग्रेस को हराने की साजिश रची थी। कुमार केतकर ने दावा किया कि साल 2004 में पार्टी को 145 सीटें मिली, 2009 में 206 मिली। अगर यही ट्रेंड रहता तो 2014 में 250 आती, सत्ता बनी रहती, लेकिन 2014 में नंबर 44 पर आ गया। कुमार केतकर ने दावा किया कि खुफिया एजेंसियों ने मान लिया था कि जब तक वो कांग्रेस को 206 सीट से कम पर नहीं लाती, तब तक वो भारत में कोई खेला नहीं कर पाएंगी। कुमार केतकर ने कहा कि CIA और मोसाद को लगा कि अगर कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी तो वो भारत में दखल नहीं दे पाएंगे, अपनी नीतियां लागू नहीं कर पाएंगे। दोनों एजेंसियां भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार चाहती थी, लेकिन कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस के दूसरे नेता भी इशारों में इसी नैरेटिव को अब बेचने लगे। सुनिए कांग्रेस के नेता उदित राज क्या कह रहे हैं। Such agencies not necessarily they work with the ruling party, they work with the opposition also. What happened in Bangladesh, what happened in Nepal. I'm not saying that of course Mossad and CIA were involved in Genji or Bangladesh, but it's possible that our foreign forces do align with the opposition. अब जरा सोचिए, लॉजिक का सिर पैर ढूंढने की कोशिश कीजिए। उस वक्त कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हुए, देश भर में गुस्सा था, अन्ना आंदोलन हो चुका था, और उस बीच में किसी CIA और मोसाद को कुछ करने की जरूरत थी? कांग्रेस तो खुद गर्त में जा रही थी और इसलिए सीटें घट गई। और अब ये नया निकाल के लाए हैं कि CIA और मोसाद जो है वो नरेंद्र मोदी को लेकर आ गए। वो नरेंद्र मोदी जो न अमेरिका की सुन रहे हैं ना किसी और की सुन रहे हैं, उनको लेकर आए। इस वक्त कांग्रेस में बिहार चुनाव को लेकर मंथन होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता 2014 की हार से बाहर नहीं निकल पा रहे। राहुल गांधी की हार का ठीकरा CIA और मोसाद पे फोड़कर कुमार केतकर अपनी पार्टी को फंसा चुके, क्योंकि साल 2014 में तो सिस्टम भी राहुल गांधी का था, सरकार भी राहुल गांधी की थी। तो सवाल उठेंगे कि अगर कोई कथित विदेशी साजिश हुई तो UPA सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी, जैसे आतंकी धमाकों के वक्त सोई रहती थी, और अब 11 साल बाद जाके खुलासा कर रहे हैं। इसलिए सवाल उठेंगे कि क्या चुनाव दर चुनाव में मिल रही नाकामी को छिपाने का ये एक और बहाना लेकर आए? क्या CIA और मोसाद का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि ऐसे आरोपों पर ये एजेंसियां मानहानि का मुकदमा तो ठोकेंगी नहीं? क्या विदेशी खुफिया एजेंसियों का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि ऐसे आरोपों के लिए तो कोई सबूत भी देने की जरूरत नहीं है? सुनिए इन आरोपों पर बीजेपी कब क्या कह रही है। क्या उस प्रकार कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 से पहले घोड़े बेच के सो रही थी? सरकार में तो वही थे। यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने 2014 में भेजा था मुकुटमणि को, मणिशंकर अय्यर जी को पाकिस्तान। हमें मोदी को हटाना होगा, मोदी को गिराना होगा। CIA या मोसाद ये भारतीय जनता पार्टी को जिताती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जिताती है जनता। कांग्रेस हारती है ISI के वजह से। ISI के ब्लूप्रिंट पे काम करोगे, दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने के लिए चलोगे, ध्वजारोहण राम मंदिर पे होगा तो उसको अपोज करेंगे, राम मंदिर को अपोज करेंगे, राम काल्पनिक है कहेंगे, देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहेंगे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है कहेंगे। अगर ISI के यही एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी चलेगी तो आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी? अभी तो 6 सीट आई हैं, आप देखते जाइए अगले चुनाव में क्या होने वाला है। अभी तो ऑटो में बैठ के भी जा सकते हैं, स्कूटी लायक भी नहीं रहेंगे। संबित पात्रा कह रहे हैं 6 सीट आई है, मतलब 6 लोग ऑटो में बैठ सकते हैं, थोड़ा घस को कर। अगली बार स्कूटी पे जाने लायक भी नहीं बचे, क्योंकि ट्रिपल लोडिंग करेंगे तो चालान कटेगा। कांग्रेस के पूर्व सांसद के खुलासे पर बीजेपी यह भी कह रही है कि ऐसे साजिश तो PM मोदी के खिलाफ भी हो चुकी है, बाहरी तंत्र उन्हें भी हटाने में लगा था, और 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त ऐसी बातें भी उठी थी। लेकिन अगर ऐसी साजिश हुई भी थी तो यह साजिश नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाई। सुनिए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी क्या दावा कर रहा है। अब ये मैं कहूं कि बाहरी तंत्र लगे थे मोदी जी को हटाने में, पूरी बाहरी तंत्र कहीं ना कहीं। देखिए नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भारत को लेकर किसी से भी भिड़ जा रहे हैं, उनके खिलाफ साजिशें तो चल रही हैं। मुझे याद है जब 2024 के चुनाव के पहले मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि एक पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है भारत को हिला देने में। लेकिन नरेंद्र मोदी को हिलाना आसान नहीं है बॉस, क्योंकि नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट कनेक्ट पब्लिक से है।
उनकी मेहनत की सानी नहीं है, वो एक दिन काम छोड़कर बैठने वालों में से नहीं है। और इसलिए ये इतना षड्यंत्र, बीच में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत चला था, नरेंद्र मोदी जब पुतिन की गाड़ी में बैठे थे, सोशल मीडिया पे चला कि नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश रची गई थी। अब उसका सच कोई नहीं जानता और ना कभी उसका सच सामने आएगा। ऐसी बातें जो है वो खुल के नहीं कही जाती या नहीं सामने आ पाती। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आर्म्स लॉबी से भिड़ने से लेकर तरह तरह की लॉबी से भिड़ रहे हैं, देश के लिए भिड़ रहे हैं, आम लोगों के लिए भिड़ रहे हैं, चैलेंजेस तो उनके सामने हैं बॉस। लेकिन मोदी चैलेंजेस से भी भिड़ जाते हैं और इसीलिए अगले चैप्टर में देखिए क्या कर रहे हैं वो। राहुल ममता एसआईआर पर गदर काट रहे, नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन क्लीन का कौन सा नया प्लान लॉन्च कर दिया है। बंगाल में बीएलओ की मौत पर बवाल, यूपी में डिटेंशन सेंटर पर कोहराम, ममता राहुल अखिलेश क्या करके मानेंगे, अब इसके बारे में सुनिए। आजकल फिर से इंडी गठबंधन ने एसआईआर को लेकर गदर काटा हुआ है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सबको फिर एसआईआर 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 दिखने लगा है। जबकि इस मुद्दे को उठाकर ये नरेंद्र मोदी से बिहार में बुरी तरह पिट चुके हैं, फिर भी इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एसआईआर अब देश के कई राज्यों में हो रहा है, इस पर किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कैसे एसआईआर करने वाले बीएलओ की मौत पर पॉलिटिक्स की जा रही है, आज देश देख रहा है। भाई कांग्रेस कह रही है कि बीएलओ की कनपट्टी पे कट्टा रखकर एसआईआर करवाया जा रहा है। हो कनपट्टी पे कट्टा, वीडियो है इनके पास कट्टा दिखाते हुए। जितने बीएलओ की मौत हुई उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो कांग्रेस कह रही है। अखिलेश यादव बीएलओ की मौत पर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर नहीं रोका तो बीजेपी की नींव हिला देंगे। एसआईआर के जरिए बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। यानी इंडी गठबंधन फुल ऑन एसआईआर के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा हुआ है। वो एसआईआर जिसका मकसद वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है, देश में पहली बार भी नहीं हो रहा। बिहार में हुआ तो ये लोग बोले इतना जल्दी 2 महीने में करने की क्या जरूरत थी, थोड़ा टाइम लेके करते। अब बंगाल में टाइम लेके हो रहा है तो उसमें भी रो रहे हैं, यूपी में तो और टाइम लेके हो रहा है तो उसमें भी रो रहे हैं। करे एसआईआर क्यों हो रहा है? इंडी गठबंधन एसआईआर पर हंगामा मचाता रह गया और उधर एक दूसरा शुद्धिकरण अभियान शुरू हो गया है। आधार कार्ड की सफाई का अभियान शुरू कर दिया है नरेंद्र मोदी ने। देश में करोड़ों लोगों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए गए, यानी अब हर विभाग में सफाई अभियान चल रहा है। एसआईआर के साथ साथ आप यह भी देखिए यूपी में क्या गजब हो रहा है। यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। सीएम योगी ने हर जिले में डिटेंशन सेंटर खोलने का निर्देश दिया है। डिटेंशन सेंटर से अवैध घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। इन सारे जबरदस्त एक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे यह क्लियर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ने देश में सफाई के लिए अब 5th गियर लगा दिया है बॉस। लेकिन वो 5th गियर लगाए हैं, यहां लोग आगे हाथ खड़ा करके, हाथ जो है वो फैला के खड़े हो गए। गाड़ी रोकेंगे, नहीं चलने देंगे शुद्धिकरण का काम। क्या पॉलिटिक्स हो रही है, उस घमासान का एक ट्रेलर देखिए, फिर सब विस्तार से बताता हूं। कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? एसआईआर की प्रोसेस वहां हुई, वो सही हुआ था। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। कांग्रेस और राहुल गांधी का हाल यह है कि लोग वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अभी 2 हफ्ते पहले ही बिहार में जबरदस्त हार हुई, इन पे कोई असर पड़ा? कुछ नहीं। आज भोपाल में यूथ कांग्रेस ने एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर भयंकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कहां? भोपाल में। पुलिस ने प्रोटेस्ट को देखते हुए बैरिकेडिंग लगाई हुई थी, लेकिन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता बोले ना, हम बैरिकेडिंग पर चढ़ जाएंगे, वहीं से नारेबाजी कर देंगे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन चला दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य निर्वाचन आयोग का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस के काफी समझाने के बाद जब नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी कर दिया कि आओ थोड़ा लाठी दें। पुलिस के लाठी चार्ज के बाद वहां भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे। इन पोस्टर्स में बीजेपी को पायरेट्स ऑफ इलेक्शन बताया गया। एक पोस्टर में बीजेपी को गैंग्स ऑफ वोट चोरी बता दिया गया। इसी तरह से पोस्टर ये लोग खेलते रहे। लखनऊ में भी यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर नारेबाजी की। यहां भी यूथ कांग्रेस और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। सोचिए, इन लोगों को बिहार की हार की समीक्षा करने के लिए बैठना था, ये पोस्टर खेल रहे हैं। जब वोट चोरी का ही बहाना मिला हुआ है
तो फिर समीक्षा कौन बात की करनी है फिर इनके लिए? कांग्रेस के मुताबिक एसआईआर के जरिए बीजेपी वोट चोरी कर रही। लेकिन आप देखिए कि जब इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बात कही। एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केरल, बंगाल और तमिलनाडु सरकार ने याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला पता है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपके तर्कों के हिसाब से चुनाव आयोग को एसआईआर कराने की पावर ही नहीं है। यह रोजाना होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर कोई प्रक्रिया पारदर्शी है तो चुनाव आयोग उसे अपनाएगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आधार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अगर किसी को राशन के लिए आधार दिया गया तो क्या उसे मतदाता भी बना देंगे क्या? मान लीजिए कोई व्यक्ति पड़ोसी देश से आता है, मजदूर के तौर पे काम करता है, तो क्या उसे मतदान करने की अनुमति मिल जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर पहले कभी नहीं हुआ तो यह वजह ईसी के फैसले को चुनौती देने का आधार नहीं बन सकती। वोटर लिस्ट से मृत लोगों का नाम हटाना जरूरी है और इसके जो लिस्ट बनती है वो सार्वजनिक होती है। इससे पहले बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार में लाखों लोगों के नाम हटाने की बात की गई। इसका जमीन पर कोई असर नहीं दिखा। किसी भी वोटर ने शिकायत नहीं दर्ज कराई कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट में इनका एजेंडा फेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई लाखों लोगों के नाम काट दिए बिहार में, कहां प्रदर्शन हुआ? लाखों लोगों में से 1000 लोग तो आएंगे भाई, 10,000 लोग तो आएंगे कि सर देखिए मेरे साथ गलत हुआ है। सब सुत गए, कोई नहीं आया। अरे झूठे ये सर हंगामा चल रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रही है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में सही तरीके से की गई। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद अब इंडी गठबंधन बीएलओ का मुद्दा उठाने लग गया, बूथ लेवल ऑफिसर का। ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी बीएलओ की मौत पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार बता रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी वोटर्स के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। दबाव, धमकी और नतीजा है कि आखिर में बीएलओ आत्महत्या कर ले रहा है। एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। अच्छा, राहुल गांधी ये नहीं सोचते हैं कि वो बोल देंगे और पब्लिक मान जाएगी। आप ये माहौल बना रहे हैं कि भाई देखिए बीएलओ पे प्रेशर है कि गरीब का, दलित का मत बनाओ, तुम वोटर लिस्ट से नाम काट दो। गरीब को अपना नहीं दिखेगा नाम उसमें। आप बोल दीजिएगा तो मान जाएगा, कौवा के पीछे दौड़ जाएगा, कान नहीं चेक करेगा गरीब। यही आरोप ये लोग बिहार में भी लगाए थे, जनता को भड़काने की कोशिश किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं पाई, तो अब कांग्रेस कह रही है कि एसआईआर कराने की इतनी हड़बड़ी क्यों है? आराम से टाइम लेकर करवाना चाहिए था। जितना टाइम इन्होंने लिया 70 साल, किसी को शौचालय देने में, किसी का पक्का घर देने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, आराम से तो चल रहे थे ये लोग। इतना आराम से चले कि पब्लिक ने कहा कि तुम आराम ही करो, फिर काम करने दो मोदी को। बीएलओ की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर क्यों एसआईआर करवाया जा रहा है? सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी एसआईआर के माध्यम से की जा रही है। बच्चा बच्चा जानता है बिहार में क्या हुआ। बच्चा बच्चा ये जानता है कि एसआईआर जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है और जिस तरह से 20 दिनों में 25 और अब 26 बीएलओ की मौत हुई है, ये दिन दहाड़े हत्या है। ऐसी क्या हड़बड़ी है, ऐसी क्या जल्दी है? थोड़ा टाइम लेके करा लीजिए एसआईआर। कनपट्टी पर कट्टा रख के एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? सवाल इस बात का है। पहले तो कह रहे हैं एसआईआर से वोट चोरी हो रही है, फिर मैडम कह रही हैं कि इतनी जल्दी क्या है, आराम से एसआईआर कराइए। तो एसआईआर कराना है कि नहीं कराना, पहले ये क्लियर कीजिए। कह रही है कि बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी हो रहा है, तो फिर क्यों कह रही हैं कि आराम से एसआईआर करा लीजिए? ऐसे ही राहुल गांधी बोले थे बिहार चुनाव में कि बच्चा लोग उनके कान में जहां जा रहे हैं ना, बच्चा बच्चा आके बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। 200 सीट आ गई बीजेपी को बिहार। बच्चा सब मजा ले लिया कान में बोल के इनके। देखिए, राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी, ये सभी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप इस विरोध की सच्चाई देखिए कि बंगाल में किस तरह से वोटर लिस्ट की सफाई के आंकड़े आ रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में एसआईआर के दौरान अब तक करीब 14 लाख फॉर्म अनकलेक्टेबल के तौर पर पहचाने गए। ये वो मतदाता हैं जो या तो मृत हैं या गैर हाजिर हैं, डुप्लीकेट हैं या हमेशा के लिए कहीं चले गए। जैसे जैसे एसआईआर का डेटा कलेक्ट होगा, ऐसे मतदाताओं की संख्या बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा बंगाल में 26 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट से मैच नहीं कर रहे हैं। यानी अगर एसआईआर न ही हो रहा होता तो इन मतदाताओं के बारे में पता भी ना चलता, इनके नाम पर वोट देने का खेल चलता रहता। सुनिए इस पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने क्या कहा। भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया लागू कर दी है और प्रारंभिक तौर पर ऐसा समझ में आ रहा है कि 26 लाख वोटर ऐसे पकड़े गए हैं जो फर्जी हैं, जो अवैध हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
इन सारे लोगों के नाम काट देने चाहिए और इसके अलावा भी अगर बांग्लादेशी घुसपैठी या रोहिंग्या मुसलमान वहां पर बतौर वोटर रजिस्टर्ड है तो उनके नाम भी निकालने चाहिए। इंडी गठबंधन ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि एसआईआर की वजह से बीएलओ आत्महत्या कर रहा है। इंडी गठबंधन का कहना है कि एसआईआर को आराम से समय लेकर करवाया जा सकता था, जल्दीबाजी में क्यों करवाया जा रहा है, बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। इंडी गठबंधन के दावों से अलग एक दूसरी तस्वीर भी है जिसमें चुनाव आयोग एसआईआर में शामिल बीएलओ का सम्मान कर रहा है। हजारों ऐसे बीएलओ हैं जो मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसे डिजिटल फॉर्म में सबमिट कर रहे हैं। चुनाव आयोग इन बीएलओ का सम्मान कर रहा है। बॉस देखिए, कहा जा रहा है कि बीएलओ पे बहुत प्रेशर है। एक बीएलओ पूरे राज्य का नहीं कर रहा है बॉस काम। एक बीएलओ जो है उस पर, जैसे बिहार में था कि एक बीएलओ जो है उस पर 1200-1400 लोगों का काम का जिम्मा है कि भाई तुम देखो जरा इनका फॉर्म का, और हजारों बीएलओ जो हैं वो इस काम में लगे हुए और उसके लिए बकायदा टाइम मिल रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन में करके दो नहीं तो नौकरी गई, ऐसा नहीं चल रहा है भाई। बिहार में तो किसी ने आत्महत्या नहीं की, बिहार में तो किसी दलित ने नहीं कहा कि मेरा नाम काट दिया। तो इनको मिल नहीं रहा है मुद्दा। एसआईआर में गड़बड़ी साबित कर नहीं पा रहे, सुप्रीम कोर्ट में साबित कर नहीं पा रहे, तो क्या बोले। तो यार बीएलओ की मौत हो रही है हड़बड़ी की वजह से, मानवीय मुद्दा इसको बना देते हैं। एसआईआर और बीएलओ की मौत को इंडी गठबंधन मुद्दा बना रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के एक फैसले से हड़कंप मच गया है। इधर एसआईआर चल रहा है, उधर सीएम योगी ने यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर दिया। सीएम योगी ने यूपी में घुसपैठियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली और इसके लिए यूपी के सभी जिलों के डीएम को आदेश दे दिया गया है कि जिला प्रशासन अवैध घुसपैठियों की पहचान करे, नियमों के मुताबिक घुसपैठियों पर कार्रवाई करे, हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाओ जहां विदेशी नागरिकता वाले घुसपैठियों को रखा जाएगा। इसके बाद प्रक्रिया के तहत घुसपैठियों को उनके मूल देश भेजो। यानी सीएम योगी ने क्लियर कट कर दिया है कि जो भी अवैध घुसपैठिया है, पहचान होगी, उसको उसके घर भेजेंगे, अपने घर में रहो, अपने देश में रहो। सीएम योगी के इस फैसले के बाद घुसपैठियों में हड़कंप है। लखनऊ में रहने वाले कई अवैध घुसपैठिए खुद अपना घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ में असर ये है कि मैं इस वक्त बहुखंडी मंत्री आवास के सामने हूँ। यहाँ पर बड़े पैमाने पर बस्तियां हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से लोग निकलना शुरू हो गए हैं। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो अब रह रहे हैं। देखिए, ये सबके घर बने हुए थे। ये पूरी तस्वीर देखिए, यहाँ पे बीते एक हफ्ते में सबने इन घरों को छोड़ दिया है, घर खाली हो गए हैं। ये पूरा जो बस्ती है, अब यहाँ पर कोई नहीं रह रहा है। यानी सीएम योगी के फैसले का फौरन असर दिखने लगा है। जैसे बंगाल में एसआईआर के बाद घुसपैठिए वापस जा रहे हैं, ठीक वैसा ही यूपी में हो रहा है। यूपी के अलग अलग शहरों में एसआईआर के दौरान घुसपैठियों पर नजर रखी जा रही है। ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। सीएम योगी के अस्थायी डिटेंशन सेंटर वाले फैसले पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में जनता इन्हीं लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज देगी। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। सरकार इसलिए बना रही है कि 27 का जनता उन्हें डिटेंशन उसमें भेज देगी। एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट क्लीन की जा रही है। यूपी में घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ एक और सफाई अभियान शुरू हो गया। UIDAI ने 2 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर डीएक्टिवेट कर दिए। ये उन लोगों के आधार नंबर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। UIDAI को केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों से जानकारी मिली थी, जिसके बाद मृत लोगों के आधार नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया गया। मृत लोगों के आधार नंबर्स को हटाने से यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो इसके हकदार हैं। यानी आप हंगामा करते रहिए, नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है। इस देश का जो है उसमें भेदभाव होगा नहीं, जो इस देश का नहीं है वो अपने देश में जाए खाए खिचड़ी। पाठशाला में अब अगली क्लास। 1000 फायर फाइटर फेल। बड़ी बड़ी इमारतों में ऐसी आग लगी कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हांगकांग में एक साथ पूरी की पूरी बिल्डिंग कैसे जल गई, कैसे सब तबाह हो गया। आप अगर ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो कितना सेफ है वो। हांगकांग में आग की तस्वीरें देखकर अगर डर लग रहा है तो ये चैप्टर देख लीजिए बॉस। आप में से बहुत सारे लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हो और हांगकांग से जो तस्वीरें आई हैं वो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वालों को डराने वाली। हांगकांग में हाई राइज बिल्डिंग में ऐसी आग लगी जिसकी तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि सोचकर डर लगता। आप तस्वीर देखिए बॉस, ऊंची ऊंची बिल्डिंग ऐसे जल रही हैं कि किसी ने देखी नहीं ऐसी तस्वीर। पूरा ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक जल रहा है भाई।
इस तरह की भयानक आग में जलती हाई राइज बिल्डिंग को शायद ही किसी ने कभी देखा हो। देख रहे हैं, एक बिल्डिंग नहीं है, लाइन से सब जल रहा है। 8 टावर जल गए, 8 टावर। आग बुझाने में 1000 फायर फाइटर्स लगे, लेकिन वो भी फेल हो गए। फायर ब्रिगेड की 100 से ज्यादा गाड़ियां लगी, वो फेल। 65 लोग तो जिंदा जल गए, सैकड़ों लोगों का आता पता नहीं। हाल यह था कि इस बिल्डिंग में आग बुधवार को लगी और 24 घंटे के बाद भी आग पूरी तरह से बुझाई ना जा सकी। 24 घंटे बाद भी कई जगहों से आग की लपटें और धुआं निकलता दिखा। जो लोग भाग पाए वो बच गए, लेकिन बहुतों को मौका ही नहीं मिला। सोसाइटी में 8 टावर थे, हजारों फ्लैट्स थे, हजारों लोग रहते थे, और जिस तरह की आग लगी उससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद मरने वालों की हो सकती है, क्योंकि बहुतों को तो पता ही नहीं चल पाया कि वो कहां है, क्या हो गया, कैसे आग लग गई। और जब भाई ऊपर से नीचे तक जल रही है बिल्डिंग, कहां जाइएगा। हांगकांग की हाई राइज में यह आग हमारे लिए भी दिल दहलाने वाली है, क्योंकि आज के दौर में भारत में बहुत सारी कॉलोनी मोहल्लों में हाई राइज में ही लोग रहते हैं। हाई राइज का दौर ऐसा चल रहा है कि बड़े शहर तो छोड़िए, छोटे छोटे शहरों में हाई राइज बिल्डिंग्स तैयार हो रही है। कहीं 20 फ्लोर, कहीं 25, कहीं 30, यहां तक कि 80-80 फ्लोर की भी हाई राइज बनी हुई है। हांगकांग की हाई राइज 31 फ्लोर की थी। लेकिन इस तरह के हाई राइज में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, आज ये सब आपको बताऊंगा। अपनी अपनी बिल्डिंग में चेक कर लीजिएगा कि ये सब है कि नहीं। आप जिस ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं वो कितनी सेफ है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले हांगकांग से आई भयानक तस्वीरें देखिए। हाई राइज सोसाइटी में 8 टावर पूरी तरह से आग की लपटों में गिर गए। ये देखिए, दोपहर के 3 बजे के करीब आग लगी। 18 घंटे तक इसी तरह से आग धधकती रही। सोसाइटी के जलते टावर से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया और उसका लावा बाहर आ रहा हो। यह हाई राइज सोसाइटी 31 फ्लोर की थी। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर से लेकर 31st फ्लोर तक आग की चपेट में आ गई। इमारत के हर फ्लोर से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई। देखिए ना बॉस, हर फ्लोर में आग लगी हुई, हर टावर में आग लगी हुई। इमारत से आग की लपटों के साथ निकल रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। फायर फाइटर्स ने आग बुझाते बुझाते पूरी रात गुजार दी, लेकिन दिन का उजाला हो गया। देखिए, आग नहीं बुझ पाई। टावर से धुआं निकल ही रहा है। आग इतनी भयानक थी कि लोग इमारत के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कुछ लोग दूर से ही इमारत में लगी आग को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करते दिखे। हांगकांग में भड़की आग ने सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी को ही जलाकर राख नहीं किया, बल्कि सैकड़ों परिवारों की दुनिया इस आग में उजड़ गई। लोग बदहवास होकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाते नजर आए। कोई मां रोते रोते अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, तो कुछ लोग फोन पर अपनों की सलामती की जानकारी लेते नजर आए। बिल्डिंग से रेस्क्यू किए गए लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि बेघर हो चुके लोग शेल्टर होम में शरण लेने को मजबूर हुए, क्योंकि उनके घर में आग लग चुकी थी। कुछ बचा ही नहीं, सब जलकर तहस नहस हो गए। ये इतना भयानक हादसा है कि सैकड़ों लोग लापता है। लोगों का पता ही नहीं चल पा रहा कि उनका हुआ क्या और क्या हुआ होगा। आप अंदाजा लगाइए, जो अंदर गया वो बचा होगा। अब तक 65 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 300 के करीब लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं चल रहा। इस हाई राइज सोसाइटी में आग कैसे लगी, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस हाई राइज के बारे में यह पता चला कि यह करीब 42 साल पुरानी सोसाइटी थी, जिसमें मरम्मत का काम भी शुरू किया गया था। इस हाई राइज सोसाइटी का नाम वांग फुक कोर्ट है। साल 1983 में बनी वांग फुक कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में 8 टावर ब्लॉक है, जिनमें से हर एक में 31 मंजिल है। इस सोसाइटी में करीब 4600 लोगों के करीब रहते थे। 2000 अपार्टमेंट हैं। हांगकांग पुलिस ने बहुमंजिला इमारत में आग से जुड़े मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसमें आग लगी कैसे, अब आपको उसके बारे में बताता हूं। इस सोसाइटी में मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके लिए सोसाइटी के सभी टावर्स के सामने बांस की मचान का जाल बनाया गया था। आग की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें इमारत से उठती आग की लपटों के बीच इन मचानों में लगाए गए बांस गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आग के तेजी से फैलने की एक वजह बांस की मचान को बताया जा रहा है, क्योंकि आग लगने के बाद बांस की मचान ने सुलगती हुई माचिस की तीली जैसा काम किया और आग ने तेजी से पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत के निर्माण या मरम्मत के काम में बांस की मचान को हांगकांग की विरासत माना जाता है। सदियों से वहां बांस की मचान का ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बांस जल्दी बढ़ता है, हल्का और मजबूत होता है। इसके अलावा सोसाइटी में मरम्मत के काम की वजह से खिड़कियों को पॉलिस्टाइन की चादर से ढका गया था, जो कि सिंथेटिक प्लास्टिक होता है और अत्यधिक ज्वलनशील होता है।
हांगकांग की बहुमंजिला सोसाइटी में लगी आग भारत के लिए भी बड़ा खतरे का अलार्म है, क्योंकि भारत में भी दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में लाखों लोग बहुमंजिला इमारत में रहते हैं और यहां भी बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। यह तस्वीर अब आपको जो दिखा रहा हूं, ये इसी साल जून की है। दिल्ली के द्वारका में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई थी। जान बचाने के लिए एक पिता ने अपने 2 बच्चों के साथ 7वीं मंजिल से छलांग लगाई थी और तीनों की मौत हो गई। ये तस्वीर जिसने देखा था उसकी रूह कांप गई। एक और तस्वीर देखिए, नोएडा के सेक्टर 119 की है, जहां आम्रपाली जोडिएक सोसाइटी के अंदर बनी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट में से आग भड़क गई थी और आसपास की कई दुकानें आग की चपेट में आ गई थी। आप धुआं देखिए बॉस, किस तरह से आग लगी और किस तरह से धुआं निकल रहा। अब पिछले साल मई की एक तस्वीर देखिए, यह नोएडा के सेक्टर 100 में लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी की है, जिसके एक टावर में 10वीं फ्लोर के एक फ्लैट में अचानक आग लग गई। यह आग बैल्कनी में लगे एसी के आउटर यूनिट से भड़की थी। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि बहुमंजिला इमारत में लगी आग काफी तेजी से नीचे के फ्लोर से ऊपर के फ्लोर्स को कैसे अपनी चपेट में ले लेती है। दरअसल ऊंची इमारतों में चिमनी इफेक्ट को आग के फैलने की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। इमारत की सीढ़ियां, लिफ्ट, शाफ्ट और वेंटिलेशन डक्ट से धुआं और आग तेजी से ऊपर पहुंच जाता है और सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि आमतौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में लगी सीढ़ियां 15 से 20 मंजिल के ऊपर पानी नहीं फेंक पाती। ऐसा नहीं है कि भारत में बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजामों को लेकर नियम नहीं बने। भारत में नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत ऊंची इमारतों के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर अलार्म जैसे नियम है, लेकिन ज्यादातर इमारतों में आग से बचाव के सारे सिस्टम सिर्फ नई इमारत तैयार होते वक्त ही चेक किए जाते हैं। बाद में इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और सोसाइटीज में फायर ड्रिल को भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। लोग सोचते हैं मेरे यहां थोड़ी होगा, वो भी वही सोच रहे थे हांगकांग वाले कि मेरे यहां थोड़ी होगा। कोई भी घटना कहीं भी हो सकती है। लोग ये नहीं समझ पाते कि आग लगने की स्थिति में किस तरह इकट्ठा होना है, कैसे बाहर निकलना है। और इस लापरवाही को समझने के लिए भारत में फायर सेफ्टी पर अलग अलग शहरों के कुछ आंकड़े आपको बताता हूं। साल 2020 की फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद में करीब 2700 बहुमंजिला इमारतों का ऑडिट हुआ, जिनमें से 40% इमारतों के पास फायर सेफ्टी को लेकर फायर डिपार्टमेंट का एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तक नहीं था। इसी तरह गुरुग्राम में जांच के दौरान 30% बहुमंजिला इमारतों के पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी नहीं मिला। साल 2021 की रिपोर्ट बताती है कि मुंबई में जांच के दौरान 127 बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के लिए लगाया गया फायर फाइटिंग सिस्टम वर्किंग कंडीशन में ही नहीं था। और साल 2024 की नोएडा फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बताती है कि यहां 370 हाउसिंग सोसाइटीज का फायर ऑडिट किया गया, जिनमें से 125 सोसाइटीज में आग से निपटने के लिए किसी तरह की फायर फाइटिंग फैसिलिटीज थी ही नहीं। इसी तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो भी आपको बताता हूं। अपनी अपनी बिल्डिंग में चेक कीजिएगा ये सब है कि नहीं। जैसे बैल्कनी में लगे एसी के आउटर यूनिट की समय से सर्विस कराइए, क्योंकि अक्सर शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगती है। बहुत गर्म मौसम होने पर एसी को लगातार लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए। ऐसा करने पर एसी के कंप्रेसर में दबाव बढ़ता है और ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। कई घरों में पूजा के लिए दीपक जलाया जाता है और हवा के कारण यह कई बार आग का कारण बन जाता है, इसलिए हमेशा दिए को कवर करके रखिए। किचन की चिमनी भी आग लगने की वजह बन सकती है। चिमनी में ब्लॉकेज होने के चलते इसमें जमा तेल आग पकड़ लेता है और फिर से पूरे फ्लैट में आग लग जाती है। सोसाइटी में फायर सिस्टम और इमरजेंसी तैयारियों को परखने के लिए साल में कम से कम एक बार फायर ऑडिट जरूर होना चाहिए। सोसाइटी के अंदर कॉमन एरिया में स्मोक डिटेक्टर वर्किंग कंडीशन में हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सोसाइटी में रहने वाले लोगों को वहां लगे आग बुझाने के उपकरणों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देनी चाहिए। भाई सबको पता है बाहर रखा हुआ, चलाना कैसे पता है आपको। गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से भड़कने वाली आग से बचने के लिए लीकेज सेंसर लगाने को भी जरूरी किया जाना चाहिए। यानी ये सब होना ही चाहिए, मैंडेटरी। और ये बहुत बड़ा सबक है बॉस। ये जो तस्वीर आप हांगकांग की देख रहे हैं, आप बहुमंजिला इमारत में रहते हैं, अपनी सोसाइटी में अगर आरडब्ल्यू है उनको बोलिए भाई हमको बताओ कैसे चलाना है बाहर जो रखा हुआ है मामला आग बुझाने का। ऑडिट कराइए, ड्रिल कराइए, ये सब बहुत जरूरी है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। ममता के विधायक बंगाल में बाबरी बनाने चले तो बीजेपी ने बंगाल में राम मंदिर का ऐलान कर दिया। क्या बंगाल चुनाव के पहले गजब घमासान बाबरी बनाम राम मंदिर को लेकर आज क्या हो गया, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। बंगाल में कई दिनों से बाबरी मस्जिद की चर्चा हो रही है। ममता बनर्जी के एक विधायक ने ऐलान कर रखा है कि बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। बाबरी मस्जिद बनवाने की बात करने वाले नेता ने खुलेआम चैलेंज भी कर डाला कि बाबरी तो बनकर रहेगी, जिसमें दम है रोक के दिखाओ।
लेकिन बंगाल में बाबरी बनवाने वाले इस चैलेंज को भी चैलेंज मिल गया। इससे बंगाल का यह मामला और गर्म हो गया है, क्योंकि मुसलमानों के गढ़ मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का ऐलान हुआ तो उधर बंगाल के ही बहरामपुर से राम मंदिर का नारा उठ गया। ममता के विधायक ने बंगाल में नई बाबरी बनाने की बात की तो बीजेपी नेता ने बाबरी के जवाब में बंगाल में राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। बंगाल के इस महाघमासान के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। मेरी जिंदगी चला जाएगा तो भी हाजिर है। मैं वो मस्जिद बन सकता, बनेगी, किसी रुक नहीं सकता। बाबरी के नाम पर ही बनाएगी। जब बाबरी मस्जिद फिर से हिंदुस्तान में बनेगा तो भारत चुप नहीं बैठ रहा है। बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने का सिर्फ ऐलान ही नहीं किया, बल्कि 6 दिसंबर की तैयारी भी शुरू कर दी। वो तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहे हैं कि 6 दिसंबर को वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख कर रहे हैं, भले कुछ भी हो जाए। एक बार उनको सुनिए, फिर बताता हूं राम मंदिर को लेकर क्या हुआ है। यानी आपने तय कर लिया कि 6 तारीख को नींव डालेंगे, चाहे जो हो जाए। जरूर जरूर, वो कोई रुक नहीं सकती। मेरी जिंदगी चला जाएगा तो भी हाजिर है। मैं शहीद होने के लिए तैयार है। किसी को बोला जो हुमायूं कबीर के शेर लेके आओ, करोड़ों रुपया देगी, तो मेरा शेर जाएगा तो भी मैं, शेर नहीं जाएगा तो भी मैं वो मस्जिद बन सकता, बनेगी, किसी रुक नहीं सकता। बाबरी के नाम पे ही बनाएंगे? बाबरी के नाम पर ही बनाएगी। 6 दिसंबर को कितने लोग आएंगे? आप कितने लोगों को बुला रहे हैं? लगभग 2 लाख तो है ही, ज्यादा होने का चांस है। 2 लाख लोगों को आप बुलाएंगे? हाँ, तो ऑलरेडी 2 लाख लोग आने के लिए जो तैयारी है, जो सिस्टम होना चाहिए, सब कुछ रेडी है। टीएमसी भले इस बयान से खुद को दूर करे, लेकिन टीएमसी के विधायक टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पे कह रहे हैं कि कोई रोक नहीं सकता, बाबरी मस्जिद बनेगी, 2 लाख लोग आएंगे। मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि अब बीजेपी ने भी यहां पर टीएमसी को खुली चुनौती दे दी है। मुर्शिदाबाद के बीजेपी के नेता शंखराव सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में ही राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। शंखराव सरकार ने दावा किया है कि इस कार्यक्रम में राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मंत्री, संत और प्रमुख नेता शामिल होंगे। बंगाल में राम मंदिर के ऐलान के बाद अब साधु संतों ने भी ममता बनर्जी के गढ़ में गीता पाठ के आयोजन का ऐलान कर दिया है। सनातन संस्कृति संसद ने कोलकाता में भव्य गीता पाठ के आयोजन की घोषणा की है। 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रिकॉर्ड 5 लाख से ज्यादा लोगों को आने का अनुमान जताया जा रहा है। तो बंगाल में जो है जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। अब वहां हवा का रुख किधर होगा ये तो चुनाव में तय होगा।